हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लौकिक और मौखिक साहित्य पेपर का फर्स्ट यूनिट, जिसका लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है जनपदीय बोलियां और उनका सामान्य परिचय। चूँकि हम लौकिक और मौखिक साहित्य पढ़ रहे हैं और लौकिक और मौखिक साहित्य के अलग अलग क्षेत्र में उसका क्या रूप है हम वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य, इन सब के बारे में पढ़ा है। और हिंदी के जो मौखिक वाली जो भाषा है, इसकी हमने परिभाषा ही पढ़ी है और इसको लेकर कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या मत दिए हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा है ना। तो चलिए हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे टॉपिक मिलता नहीं है, फिर भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर प्रदेश में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। तो साधारण सी और सीधी सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में पहले हमें ये बताना है कि आखिर ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। जो हमारा हिंदी का सबसे पहला वाला पेपर है ना, हिंदी भाषा और उसकी लिपि, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, ये वाला टॉपिक हमें मिलता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का और उसके भाषा परिवार के बारे में हमें जो भी मिलता है जानने को, वो सब हमें इसमें मिलता है। तभी हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश यात्री और आक्रमणकारी किसी उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से भारत में आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु देश था, ठीक है। ईरान, फ्रांस के साथ, ईरान जो कि जिसे फ्रांस कहा जाता है, उसके साथ साथ भारत की प्राचीन कला संबंध का यहाँ पे इनको वर्णन देखने को मिलता है। फिर ईरानी सिंधु को ही हिंदू कहते थे। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु, पहले भारत का नाम क्या था, सिंधु था, क्योंकि वो सिंह द्वार कहा जाता था उसे, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सिंह द्वार, तो उसे सिंह द्वार कहा जाता था, इसलिए भारत को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जो ईरानी लोग थे ना, वो सा को हा पढ़ते थे। उनका यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वो सा को हा पढ़ते थे, ठीक है। तो वो सा को यहाँ पे हा पढ़ते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि हमारी सा ध्वनि हा और महाप्राण ध्वनियाँ अल्प प्राण में उच्चारित होती रहती है। प्रारंभ में ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास सिंधु क्षेत्र को हिंदू कहा, ठीक है। सीधी सी बात है कि चूंकि वो सिंधु को हिंदू कहते थे, उनका सा जो उच्चारण था वो हाँ निकलता था, तो यहाँ पे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। और वो जिस भारत के जिस क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया सभी को वो हिंदू कहते गए। अतः हिंदू शब्द पूरे भारत का वाचक यानी कि जो बोले जाने वाला शब्द था वो हो गया, ठीक है। तो यानी कि पूरे भारत को इन सभी ने सिंधु से हिंदू नाम दे दिया। फिर महाकवि इकबाल की कुछ पंक्तियां है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पे भी हिंदी भाषा को और हिंदुस्तान अपने देश को इन्होंने पंक्ति में बंद किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी या हिंदवी के नाम पर कई पर्याय भी है जो समय समय पर बदलते गए हैं। फारसी शब्दों का मिश्रण के कारण रेखता, क्या है ना कि भारत का नाम एक तरफ से रेखता भी कहा जाता है, या फिर जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, हिंदी भाषा को रेखता भी कहा जाता है। फिर आगे एक और है, जबान ए उर्दू मुल्ला ए शाहजहानाबाद दिल्ली। साथ ही है जबान ए उर्दू, यानी कि हिंदी भाषा को कितने नाम दिए गए हैं हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है कि फारसी शब्दों के मिश्रण हुआ हिंदी में, तो हिंदी जो थी हिंदू, ठीक है, जो हिंदी भाषा देवनागरी जो लिपि की भाषा है हिंदी, उसमें फारसी शब्दों का मिश्रण हुआ तो वो रेखता बन गई। और कहीं कहीं पर हिंदी को एक अलग नाम भी दिया जाता है, जबान ए उर्दू मुल्ला ए शाहजहानाबाद दिल्ली। साथ ही एक और नाम दिया जाता है, जबान ए उर्दू। फिर अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदुस्तानी बोलना अधिक प्रचलन में है, ठीक है। चूँकि हिंदू, यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो रही है, तो अंग्रेजी शासन से पहले जो थे मुसलमान यानी कि मुगल साम्राज्य का राज था। तो मुगल साम्राज्य का जब राज था तो उस टाइम की यहाँ पे बात की जा रही है।
ठीक है। तो ये टाइम पीरियड बताया जा रहा है एक तरह से कि पहले आर्य लोग आए, फिर उसके बाद मुगल आए, फिर मुगलों के बाद अंग्रेज आए। तो कैसे कैसे धीरे धीरे हिंदी का जो स्वरूप है, यानी कि जो भारोपीय भाषा जो कि हमारे देश की भाषा है, ठीक है, वो कैसे कैसे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। फिर महात्मा गांधी जी की भी यहाँ पे बात की जा रही है, चूँकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद स्वाधीनता आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद नवजागरण काल, ठीक है, नवजागरण वैसे आज़ादी से पहले कहा जाता है, फिर नवजागरण, फिर महात्मा गांधी जी, फिर उसके बाद आधुनिक कविता, और यह हमारा आज का आधुनिक टाइम पीरियड आ जाता है। फिर हमारे आज के टाइम के नए नए विद्वान लोग आएंगे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी, जो कि हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य क्या था कि आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली तथा सरल उर्दू के एक मिश्रित रूप से रहा है, ठीक है। तो उनका तात्पर्य क्या है कि हिंदुस्तानी भाषा क्या है, आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली तथा सरल उर्दू, इन सब का जो मिश्रण है वही हिंदुस्तानी भाषा है महात्मा गांधी जी के नजरिए से, ठीक है। फिर आगे है हिंदी प्रदेशों की उपयुक्त समस्त उपभाषाएं लोक भाषा एवं लोक साहित्य की दृष्टि से तो महत्व रखती ही है, किंतु कुछ तो नागरिक साहित्य परंपरा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। फिर है पश्चिम वर्ग में खड़ी बोली ब्रज, पूर्वी वर्ग में अवधी, बिहारी वर्ग में मैथिली तथा राजस्थानी वर्ग में मारवाड़ी, मारवाड़ी जो कि डिंगल भाषा है, डिंगल में यहाँ पे राजस्थानी और हिंदी भाषा इसमें मिक्सचर हो जाते हैं, तो इसे डिंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो मोस्टली उत्तर और पश्चिम भारत में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम वर्ग में बताया गया कि पश्चिम वर्ग में कौन सी खड़ी बोली बोली जाती है, और खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोली जाती है, पूर्वी वर्ग में अवधी बोली जाती है, बिहारी वर्ग में मैथिली और राजस्थानी वर्ग में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। वैसे तो ये सब हिंदी के ही रूप है, लेकिन ये सब क्या है, बोलियों में है, और लौकिक और मौखिक में हम बोलियों की ही बात कर रहे हैं। फिर आगे सधुकड़ी खड़ी बोली में लिखने वाले कबीर। अब यहाँ पे बताया क्या, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आखिर जो बोलियां हैं उसमें किन किन लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। सधुकड़ी खड़ी बोली की यहाँ पे बात की जा रही है। खड़ी बोली जिसमें कबीर की, ब्रज भाषा में सूरदास, मारवाड़ी में मीरा, अवधी में जायसी और लोक भाषाओं के सार्थक कवि जो कि माने जाते हैं, ये अपनी अपनी रचना में जनपदीय बोलियों को अधिक स्थान देते हैं, ठीक है, कि जनपदीय बोलियां, चूंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, जनपदीय बोलियों का परिचय, तो यहाँ पे जनपदीय बोलियों का ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सब कहाँ कहाँ पे किस किस के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। फिर आता है हिंदी भाषा की जनपदीय बोलियों भाषाओं को उनके प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्रों के अनुसार दो प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। एक है समुदाय और बोलियां, या फिर भाषाओं के आधार पर यह राहुल जी द्वारा किया गया है। दूसरा भाषा उपभाषा बोलियों के आधार पर, जिसे बाद में भाषा वैज्ञानिकों ने माना है। पहले हम समुदाय के आधार पर कि समुदाय, चूँकि मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा और मारवाड़ी, राजस्थानी अभी हम ये देख रहे थे, तो इसमें दो प्रकार से बांटा गया, पहले समुदाय के नाम पर और दूसरा है भाषा उपभाषा और बोली के आधार पर, ठीक है। देखिए रे आजा, चलिए कोई बात नहीं, मेरा अंडरलाइन नहीं हो रहा। देन आगे तो सबसे, चूंकि हमने इसे दो वर्ग में बांटना है, तो पहला वर्ग जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें समुदाय के आधार पर, कि समुदाय के आधार पर बोलियों को कैसे वर्गीकरण किया गया। पहले है मगधी समुदाय, मगधी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी और कौरवी, ऐसे करके समुदायों को बांटा गया। तो पहले मगधी समुदाय में कौन कौन सी भाषा में बोली आती है, मगधी समुदाय में मैथिली, मगही, भोजपुरी समुदाय की बोलियां आती है। फिर अवधी समुदाय के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। फिर ब्रज समुदाय में बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। राजस्थानी समुदाय में राजस्थानी, मालवी, और कौरवी में कौरवी बोली आती है। फिर आता है पंजाबी समुदाय, पंजाबी समुदाय में कौन सी आती है, पंजाबी, डोगरी और कागड़ी। फिर पहाड़ी समुदाय, पहाड़ी जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, कुलुई और चंबियाली प्रकार की बोलियां आती हैं। इस प्रकार उपयुक्त 7 समुदायों में विभाजित 20 क्षेत्रीय भाषाओं के
लोक साहित्य का वर्णन हमारे यहाँ यानी कि हम यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। इस विवरण को प्रस्तुत करते समय हम वर्णन के क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर रखा गया है। ठीक है, कि इस विवरण को जो प्रस्तुत किया गया है उस समय इसका जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, कि पूर्वी भारत से पश्चिम भारत की ओर ले जाते हुए रखा गया है। अर्थात सबसे पहले उस भाषा को लिया गया है जो उपयुक्त सातों समुदाय में सबसे पूर्व में बोली जाने वाली भाषा थी, कि जो सबसे पहले बोली जाती थी। उसके पश्चात उससे पश्चिम की भाषा ली गई है। इसी क्रम के अनुसार मागधी समुदाय में सबसे पूर्व की मैथिली भाषा का वर्णन किया गया है और फिर मगही, बाद में भोजपुरी का, मागही समुदाय के पश्चात अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी समुदाय लिए गए हैं जो क्रम अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, कि पूर्वी भारत से पश्चिम भारत की तरफ लेके जाते हुए इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। फिर जो दूसरा वर्गीकरण है, हमने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया। पहले वर्गीकरण के अंतर्गत पूरे 7 समुदाय थे। उन 7 समुदाय के अंतर्गत जितनी बोली आती थी हमने सब पढ़ी, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज यानी कि इन्फॉर्मेशन रख ली। फिर इसके बाद हम दूसरा वर्गीकरण देख रहे हैं कि उनका नाम क्या था जो ने वर्गीकरण किया था, राहुल जी। भाषाओं के आधार पर यह राहुल जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो राहुल जी द्वारा एक विद्वान है, ठीक है, भाषा वैज्ञानिकों ने भी इनकी इस वर्गीकरण को माना है। और दूसरा भाषा उपभाषा की बोलियों के आधार पर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर है, तो भाषा उपभाषा बोली क्षेत्र, बोलने वालों की संख्या और विशेषता, ठीक है, इसमें हम ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा में जहाँ पे पश्चिमी हिंदी की यहाँ पे बात की जा रही है, पश्चिम हिंदी में ब्रज भाषा, जो कि ब्रज भाषा क्या है, बोली है, उसका क्षेत्र, फिर उस भाषा या फिर उस बोली को कितने लोग बोलते हैं और उसकी विशेषता क्या है, यानी कि उसकी विशेषता होगी कि आज के समय में उसकी इम्पोर्टेंस है ना, कि आखिर अभी का टाइम पे हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। लेट्स, तो सबसे पहले हिंदी में आई थिंक 5 होंगे, यस, हाँ 5 है। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, और ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली, ये क्षेत्र है। इसे 1,25,00,000 लोग बोलते हैं और इसकी विशेषता क्या है, इसे सूरदास, नंदा, तुलसीदास जी द्वारा अपनी काव्य रचनाओं में या फिर अपनी रचनाओं में प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर हरियाणवी आती है, पश्चिमी हिंदी की है, जिसमें ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, दिल्ली में, देहात में, रोहतक में, करनाल, भिवानी और हिसार क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे 35 लाख लोग बोलते हैं। केवल लोक साहित्य इसमें मिलता है, ठीक है। हरियाणवी भाषा में केवल लोक साहित्य मिलता है। इसमें हमें ज़्यादा कवि या फिर एकदम अच्छा वाला साहित्य नहीं मिलता, या फिर हिंदी का जो साहित्य हमें देखते हैं वो नहीं मिलता है। फिर आती है बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोली जाती है, झांसी, छतरपुर, जालौना, हमीरपुर, ग्वालियर और ओरछा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। इसे 70 लाख लोग बोलते हैं। और लोक साहित्य, इसूरी प्रसिद्ध लोक कवि है। इसूरी एक कवि का नाम है, ठीक है, वो की एक प्रसिद्ध कवि है। फिर चौथी भाषा आती है कौरवी। ये इसका क्षेत्र क्या है, खड़ी बोली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अम्बाला, बिजनौर, मुरादाबाद, ये इसका क्षेत्र है। इसे 5 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, हे भगवान। फिर लोक साहित्य तथा आधुनिक काल का इसमें साहित्य में देखने को मिलता है। फिर आते हैं कन्नौजी। कन्नौजी का क्षेत्र क्या है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, गंगापुर, हरदोई, इटावा, शाहजहांपुर, पीलीभीती, इसे 45 से 50 लाख के आसपास के लोग बोलते हैं। इसमें हमें कोई ज़्यादा अच्छा वाला साहित्य देखने को नहीं मिलता। लोक साहित्य तो होगा ही यार, ऐसी बात नहीं। फिर हिंदी का दूसरा आता है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ी, अब आई है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी है, और अवधि का क्षेत्र क्या है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, बस्ती, उसे 30 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। इसके प्रमुख कवि तुलसीदास, जायसी, मंझन, कुतुबन तथा बहुत सा लोक साहित्य, यानी कि बहुत सारे लोक साहित्य इसमें देखने को मिलता है। फिर आती है बघेली भाषा, पूर्वी हिंदी की बघेली, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दमोह, बांदा, मिर्जापुर, नागपुर, बिलासपुर नामक क्षेत्र आते हैं। इसमें 50 लाख से अधिक लोग हैं, ठीक है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, लोकगीत और कथा संग्रह मिलता है। फिर इसके बाद
पूर्वी हिंदी में आती है छत्तीसगढ़ी और इसका क्षेत्र क्या है, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरगढ़, रायपुर, दुर्गा, नंदगांव। इसे 70 लाख से अधिक लोग बोलते हैं और काफ़ी मात्रा में लोक साहित्य मिलता है। फिर आती है हिंदी, ठीक है। पहले हमने पढ़ी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर उसके बाद तीसरी आती है हिंदी। हिंदी के अंतर्गत है राजस्थानी। इसमें पश्चिमी राजस्थान जहाँ पे मारवाड़ी भाषा आती है, इसका क्षेत्र क्या है, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही और जैसलमेर। इसका जितने लोग बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता, इसमें कोई साहित्य है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता। फिर हिंदी के अंतर्गत आती है पूर्वी राजस्थान, जो कि जयपुरी है जिसे कहा जाता है। फिर इसे जयपुर के 40 मील उत्तर या फिर 50 मील पूर्व एवं 60 मील दक्षिण, यानी कि राजस्थान जो है काफ़ी बड़ा राज्य है, तो उसमें ये मील मील के हिसाब से बांटा हुआ है और इसे लगभग 40 लाख के आसपास लोग बोलते हैं। फिर उत्तरी राजस्थान, यहाँ पे मेवाती भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा नहीं बोली, मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गुड़गांव, भरतपुर, करनाल के कुछ हिस्से में यहाँ इस बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है दक्षिणी राजस्थानी, जहाँ पे मालवी भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। इसके क्षेत्र क्या है, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, झालावाड़, टोंका तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग के इसमें आते हैं। कितनी जनसंख्या में इस बोली का लोग प्रयोग करते हैं हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास हिसाब नहीं है, और लोक साहित्य इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर आती है हिंदी, जिसके अंतर्गत है पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत है पश्चिमी पहाड़ी और इसका क्षेत्र क्या है, उत्तर प्रदेश का जौनसार, बाबर, शिमला की पहाड़ी, कुल्लू मंडी, चंबा और कश्मीर का भाड़वाह इलाका। इसे लगभग 5 लाख के आसपास लोग प्रयोग में लाते हैं। फिर ये पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है मध्यवर्ती पहाड़ी, जहाँ पे कुमाऊनी गढ़वाली भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, इन क्षेत्रों में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। 10 लाख के आसपास इस बोली का लोग प्रयोग करते हैं और इसमें कौन कौन से हैं, गुमानी पंत है, कृष्ण पांडे हैं, इन सभी ने इस बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। फिर गढ़वाली के बारे में थोड़ा सा और है। गढ़वाली टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, बिजनौर, श्रीनगर आदि इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है और ये 10 लाख के आसपास इस बोली का लोग प्रयोग करते हैं और इसमें भी काफ़ी सारा साहित्य और लोक साहित्य हमें मिलता है। फिर आती है बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, ठीक है। बिहारी बोली के अंतर्गत क्षेत्रीय जनपदीय बोली जो है भोजपुरी है। इसी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, जौनपुर। बिहार में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, चंपारण, रांची, पलामू, छपरा, गोपालगंज, इतने सारे क्षेत्र के नाम हैं, भोजपुरी लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर आगे 3 करोड़ के आसपास, यानी कि 3 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। समृद्ध लोक साहित्य भिखारी ठाकुर इसके प्रसिद्ध कवि है। भिखारी ठाकुर की हमारे पास एक रचना भी है, ठीक है, पढ़ेंगे इसी लौकिक मौखिक साहित्य में। फिर आती है मगही का क्षेत्र क्या है, पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची, इन क्षेत्रों में मगही बोली का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलने वाले 50 लाख लोग हैं। गोपीचंद और लोरिक जो कि एक लोक कथा है, ठीक है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसकी वीडियो बनाऊंगी। और ये क्या है, एक प्रसिद्ध लोक साहित्य है, लोरिक जो कि एक प्रसिद्ध लोक साहित्य है, ठीक है, और हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आती है मैथिली का क्षेत्र क्या है, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर, भागलपुर का कुछ भाग, संताल परगना, मलदह तथा तिरहुत, और इसके 50 लाख से अधिक लोग इस बोली का प्रयोग करते हैं। इसके प्रसिद्ध कवि कौन है, विद्यापति है। अत्यंत समृद्ध लोक साहित्य हमें इस बोली में मिलता है, क्योंकि विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है। मैथिली यानी कि मैथिली भाषा, कोकिल यानी कि कोयल, मैथिली भाषा की कोयल किसे कहा जाता है, विद्यापति जी को, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो टॉपिक का नाम क्या था, जनपदीय बोली और उसका परिचय, ठीक है, कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, और कौन सा दूसरा टॉपिक है जो आपको मुझे पढ़ाना है वो भी बता दिया करो, ठीक है ना। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाऊँ, तो आप मेरे को बता दिया करो, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।
और प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। बाय बाय, टेक केयर।